दोपहर की चिलचिलाती धूप में ऑटो रिक्शा घर के गेट पर रुका। रोशनी ने गुस्से में अपना पर्स कंधे पे टांगा और धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। घर के दरवाजे में बैठी उसकी माँ सावित्री देवी चावल बीन रही थी कि अचानक बेटी को इस तरह बेवक और तेवर में आया देख उनके हाथ छिटक गए। रोशनी ने ना नमस्ते किया ना कोई बात, सीधे अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ गई और सोफे पर अपना बैग पटक दिया। सावित्री देवी समझ गई कि जरूर ससुराल में कुछ तूफान मचा है। रोशनी की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। दामाद जी नीतेश बैंक में मैनेजर थे और स्वभाव के बेहद सुलझे हुए इंसान थे। सास ससुर भी पुराने ख्यालात के ज़रूर थे, लेकिन बुरे नहीं। फिर भी रोशनी की शिकायतें कम होने का नाम नहीं लेती थी। कभी खाने को लेकर, तो कभी उठने बैठने के समय को लेकर, तो कभी रिश्तेदारों की आवाजाही को लेकर। सावित्री देवी ने चावल की थाली एक तरफ रखी और पानी का गिलास लेकर वो अंदर आई। रोशनी का चेहरा लाल था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? नीतेश का फोन तो नहीं आया था कि तू आ रही है? सावित्री देवी ने नरमी से पूछा। रोशनी फट पड़ी। माँ, अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। हद हो गई है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई बहू नहीं बल्कि उस घर की कैदी हूँ। मेरी कोई मर्जी, कोई पसंद मायने ही नहीं रखती। अरे शांत हो जा, पहले पानी पी और बता तो सही कि बात क्या हुई। सावित्री देवी ने उसे पानी का गिलास थमाया। रोशनी ने एक घूंट पानी पिया और अपनी भड़ास निकालनी शुरू की। माँ, आपको पता है अगले हफ्ते हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है। मैंने नीतेश से कहा था कि हम कैटरिंग वाले को बुला लेते हैं, फालतू की झंझट कौन पाले। लेकिन माँ जी अड़ गई। कहने लगी कि घर की पूजा है, भोग घर पर ही बनेगा और खाना भी हम सब मिलकर बनाएंगे। कहती हैं कि रिश्तेदारों के लिए बाहर का खाना ठीक नहीं लगता। अब आप ही बताओ माँ, 20-25 लोगों का खाना घर पर बनाना क्या मजाक है? और जब मैंने मना किया तो पापा जी ने भी कह दिया कि बहू माँ सही कह रही है, घर के हाथ के स्वाद की बात ही अलग है। मतलब मेरी सुविधा किसी को नहीं दिख रही। बस मैंने भी कह दिया कि मुझसे ये मजदूरी नहीं होगी और मैं यहाँ चली आई। सावित्री देवी ने चुपचाप रोशनी की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी कि तभी रसोई से सावित्री देवी की बहू यानी रोशनी की भाभी अंजलि चाय और नाश्ता लेकर आई। अंजलि के माथे पर पसीना था। शायद वो काफ़ी देर से रसोई में खट रही थी, क्योंकि आज शाम को सावित्री देवी के घर भी कीर्तन था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए चाय रोशनी के सामने रखी। दीदी चाय पीजिए। आप अचानक आई, मुझे पता होता तो मैं आपके पसंद के पकौड़े भी बना लेती। अभी बस मठरी थी। रोशनी ने चाय का कप उठाया और एक घूंट भरते हुए मुंह बनाया। भाभी, चीनी कितनी कम है इसमें, और अदरक भी नहीं कूटा ठीक से। आपको पता है ना, मुझे कड़क चाय पसंद है। और ये मठरी, ये तो बाजार की लग रही है। घर पर नहीं बनाई आपने? अंजलि थोड़ा झेप गई। दीदी कीर्तन की तैयारी में लगी थी तो मठरी बनाने का समय ही नहीं मिला, हलवाई से मंगा ली थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। यही तो दिक्कत है आजकल, घर का शुद्ध खाना खिलाने में सबको जोर आता है। माँ के हाथ की बनी मठरी का जो स्वाद था वो इस बाजारू मैदे में कहा। थोड़ा कष्ट कर लेती तो क्या हो जाता, आखिर ननद आई है घर पर। अंजलि ने नजरें झुका ली और चुपचाप खाली ट्रे लेकर वापस रसोई में चली गई। सावित्री देवी अब तक खामोश थी, लेकिन अब उन्होंने अपना मौन तोड़ा। उन्होंने रोशनी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, रोशनी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? पूछो माँ। रोशनी ने लापरवाही से कहा। तुझे अपनी भाभी की बाजार से मंगाई हुई मछली में कमी नजर आई। तुझे लगा कि ननद आई है तो भाभी को मेहनत करके घर पर बनाना चाहिए था, चाहे वो सुबह से कीर्तन की तैयारी में क्यों न थकी हो। तुझे घर के स्वाद की अहमियत पता है ना? रोशनी को समझ नहीं आया कि माँ क्या कहना चाह रही है। हाँ तो घर का खाना तो अच्छा होता ही है। तो फिर बेटा, सावित्री देवी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई, जब तेरी सास ने, जो उम्र में तुझसे बड़ी है, यही बात कही कि घर की पूजा में घर का बना खाना होना चाहिए, तो तुझे वो मजदूरी और अत्याचार क्यों लगा? यहाँ तुझे अंजलि का आराम करना अखर रहा है और वहाँ तुझे अपना काम करना अखर रहा है। रोशनी के हाथ से चाय का कप लगभग छूटते छूटते बचा। वो अवाक होकर माँ को देखने लगी। सावित्री देवी ने आगे कहा, देख बेटा, दोहरा मापदंड नहीं चलता। तू यहाँ इस घर की बेटी है तो तुझे अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए और विशेष व्यवहार भी चाहिए। और वहाँ तू बहू है
तो तुझे आराम चाहिए और आज़ादी चाहिए। अब अंजलि ने शॉर्टकट लिया तो तूने उसे ताना मारा, लेकिन जब तेरी सास ने तुझे शॉर्टकट लेने से रोका तो तू घर छोड़कर भाग आई। सोच, अगर अंजलि भी अभी अपना बैग उठाए और ये कहकर अपनी माँ के घर चली जाए कि दीदी और मम्मी जी मुझसे बहुत काम करवाती हैं, तो तुझे कैसा लगेगा? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसका अहंकार जो कुछ देर पहले 7वें आसमान पर था, अब धरातल पर आ गिरा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सावित्री देवी ने उसे नर्म स्वर में समझाया, बेटा, घर ईंट पत्थरों से नहीं भावनाओं से बनते हैं। तेरी सास तुझे नौकरानी नहीं बनाना चाहती, वो तुझे उस घर का हिस्सा बनाना चाहती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो थकान तो होती है, लेकिन रिश्तों में जो मिठास आती है वो कैटरिंग वाले के खाने में नहीं होती। तूने अंजलि को देखा, वो सुबह से लगी है, लेकिन तेरे ताने सुनकर भी मुस्कुराकर चली गई, क्योंकि वो जानती है कि ये घर उसका परिवार है और तू एक छोटी सी बात पर अपना परिवार छोड़कर आ गई। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये गुस्से के नहीं, शर्मिंदगी के थे। उसे याद आया कि कैसे नीतीश उसे रोक रहा था, कैसे सास ने कहा था कि बेटा, अगर तुझे दिक्कत है तो हम साथ मिलकर करेंगे, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, रोशनी ने धीमे स्वर में कहा। मुझे लगा था कि मैं मॉडर्न हूँ और वो लोग पिछड़े हुए हैं, पर असल में मैं स्वार्थी हो गई थी। सावित्री देवी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। गलती इंसान से ही होती है और उसे सुधारना भी इंसान का ही काम है। अभी देर नहीं हुई, नीतीश को फ़ोन कर और माफ़ी मांग। और सुन, शाम की बस पकड़कर तू वापस जा, कल से कथा की तैयारी शुरू करनी है ना? रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। नहीं माँ, बस से नहीं, नीतीश आ रहे होंगे। मैंने उन्हें गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया था। मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ और उन्हें मनाती हूँ। और हाँ, उसने रसोई की तरफ देखा। जाने से पहले मैं भाभी के साथ मिलकर कीर्तन के लिए पकौड़े तलवाऊंगी। बाजार की मछली से सच में काम नहीं चलेगा। सावित्री देवी मुस्कुरा उठी। उन्हें तसल्ली हुई कि उनकी बेटी को आज जीवन का एक अहम पाठ समझ आ गया था कि अधिकार जताने से पहले जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, और जो सम्मान हम दूसरों को नहीं दे सकते, उसकी उम्मीद हमें अपने लिए भी नहीं करनी चाहिए। शाम को जब नीतीश रोशनी को लेने आया तो रोशनी ने कोई शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया, माँ और भाभी के पैर छुए और कार में बैठ गई। जाते जाते उसने अंजलि से कहा, भाभी, अगली बार आऊँगी तो आपके हाथ के बने दही बड़े ज़रूर खाऊंगी, और हाँ, मदद मैं खुद करवाऊंगी। गाड़ी दूर उड़ाती हुई निकल गई और सावित्री देवी ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक घर को टूटने से बचा लिया था, सिर्फ एक आईना दिखाकर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।